हेलो एवरीवन। तो हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा था उसमें एक टॉपिक भारत का भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है स्थिति और विस्तार को लेके। भारत की स्थिति और विस्तार को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो पॉलिटिकल का जो टॉपिक सिलेबस चल रहा है अपना राजस्थान पॉलिटिकल का, उसमें न्यू टॉपिक तो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी कोई टॉपिक ऐसा हो जो टफ हो या हमें जिसे करने की ज़रूरत हो वो हम टॉपिक देख लेंगे। अब भी हम राजस्थान जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट देख लेंगे। पहला टॉपिक हो गया इसमें भारत का भौतिक प्रदेश, और आज ये सेकंड टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार को लेके। चलिए तो आज हम देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत है, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इंडिया। उत्पत्ति किससे हुई है? इंडस शब्द से हुई है। इसको जम्बू या जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग भी माना जाता है। वहीं आर्यों का निवास होने की वजह से आर्यावर्त भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज नॉर्मल है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं, अपना ये हो जाएगा कि टॉपिक आज का ये हो गया है। आप पहले से भी पढ़ चुके हैं वैसे भी, बस कुछ मेन पॉइंट है वो आपको देखना है। ठीक है, अब जैसे अक्षांश रेखा, आपको पता है अक्षांश रेखा कौन सी होती है और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, तो इसके डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमें। जो चीज काम की है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए, जो अक्षांश रेखाएं आपको पता है ये इस तरीके से जो अक्षांश रेखाएं होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, और यहाँ उत्तर से दक्षिण तक देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जो मध्य में होती है वो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो उसको हमने नाम दे दिया भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री से जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से 90 डिग्री तक 90 अक्षांश है। वहीं 0 डिग्री से नीचे की ओर उसी प्रकार से 90 डिग्री तक 90 अक्षांश देखने को मिलती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम कुल अक्षांश की बात करें तो कितनी हो जाएगी? तो 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश हो गए टोटल। उसी प्रकार से 0 डिग्री से नीचे भी कितनी हो गई? 90 अक्षांश होगी, और एक खुद 0 डिग्री, तो टोटल 90 90 और एक ही 0 डिग्री की, तो टोटल हो गई 181। ठीक है, तो टोटल जो अक्षांश हमें देखने को मिलती है 181 है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो 90 डिग्री है ये एक बिंदु के रूप में ही है। 90 डिग्री जो अक्षांश है वो सिर्फ बिंदु के रूप में है, इसलिए यदि टोटल अक्षांश रेखा की बात करें तो ये जो 90 डिग्री वाली है वो कम हो जाएगी। तो 181 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 179। ठीक है, तो कुल अक्षांश की बात करें तो 181, और कुल अक्षांश रेखाएं की बात करें तो 179। ठीक है, सभी अक्षांश कैसे होते हैं? वृत्ताकार रूप में होती है। ये जो रेखाएं हैं ये इसमें पूरे में वृत्त के रूप में है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा जो वृत्त है ये भूमध्य रेखा ही बनाएगी, जिसको हम विषुवतीय वृत्त भी बोल देते हैं। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहेगी। अब जैसे हम यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं पढ़ के आए हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांशों के बीच ये जो दूरी होती है ये दूरी समान होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बीच में थोड़ी ज्यादा हो और किनारे पर थोड़ी कम होती हुई चली जाए। पूरी अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो समान रूप से रहती है। और 2 अक्षांशों के बीच का जो स्थान होगा, 2 अक्षांश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी अक्षांश रेखाओं के बारे में। इससे आगे हम देखते हैं कि हमने पढ़ा 0 डिग्री, इसको हमने भूमध्य या विषुवत रेखा नाम दिया। इससे ऊपर हम जब चलते हैं 23.5 डिग्री उत्तर की ओर तो उसको नाम दिया कर्क रेखा। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसको नाम दे दिया मकर रेखा।
ठीक है, आप सब जानते हैं इसको, तो ज़्यादा इसको गहराई में जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और इससे ऊपर उत्तर की ओर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोल दिया, आर्कटिक वृत्त बनाएगी, और 66.5 डिग्री दक्षिणी जो है वो अंटार्कटिक वृत्त बनाती है। ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं देखो इनका जो निर्धारण किया गया था 1884 में वाशिंगटन डीसी द्वारा, जो 0 डिग्री देशांतर है उसको लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजारने का निर्णय लिया था वाशिंगटन डीसी जी ने। और इस प्रकार से जो ये उत्तर से दक्षिण तक जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर यामोत्तर रेखा। ठीक, अब इस 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिमी देशांतर हो जाएगी और इसके पूर्व में पूर्वी देशांतर हो जाएगी। तो ये टोटल की अपन बात करते हैं तो 360 डिग्री, जैसे 360 देशांतर रेखाएं मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से टोटल जो रेखाएं मिलती है ये देशांतर रेखाएं वो कितनी है, 360। अच्छा, तो हमने पढ़ा था कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, कटिबंध। अब हम देशांतरों के मध्य की दूरी देखते हैं। दो देशांतरों के मध्य दूरी, देखिए हमने पढ़ा था कि अक्षांशों के मध्य दूरी समान होती है, तो उसमें तो अधिकतम और मिनिमम का कोई सवाल नहीं आया। लेकिन देशांतरों के बीच क्या होता है, भूमध्य रेखा पर दूरी ज्यादा होती है और ध्रुवों पर होती ही नहीं है, या मिनिमम बोल सकते हैं। 0 किलोमीटर का अंतर होता है ध्रुवों पर, और जो भूमध्य रेखा है उनमें 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है भूमध्य रेखा पर। और ये क्या बनाती है, अर्धवृत्ताकार होती है देशांतर रेखाएं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जब हमने अक्षांश रेखाएं खींची थी तो उनके बीच का स्थान हमने पढ़ा था कटिबंध। वहीं अब हमने देशांतर रेखाएं पढ़ी है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इनका जो बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा गोट। ठीक है, और ये दोनों जहां मिलते हैं उसको बोल दिया ग्रिड। इस स्थान पर ही मिल रहा है, इसको नाम क्या दे दिया, ग्रिड। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि जो ध्रुव घूर्णन होता है, परिभ्रमण काल जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लिया गया है। अब पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, ये इसका घूर्णन काल है। ये कितना होता है, 23 घंटा 56 मिनट या 4 सेकंड। ये इसको हम इसको देखते हैं तो और कितना होता है, ये 24 घंटे का होता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि 360 डिग्री जो होती है, 360 डिग्री है वो इस 24 घंटे के बराबर होगी। 24 घंटे के बराबर होती है 360 डिग्री। अब इसमें से हम निकालते हैं 1 डिग्री का मान निकालेंगे, तो 1 डिग्री का मान यहाँ पर आता है 4 मिनट, क्योंकि 24 घंटे का 360 है। वहीं इसका एक घंटे का निकालेंगे, 360 में 24 का भाग देंगे तो कितना आता है, 15 डिग्री। यानी 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 मिनट। क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। उस 60 मिनट में हम 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर रहेगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम को बताती है। और जैसे ही हम इससे 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, और पश्चिम की ओर 1 घंटा कम हो जाएगा प्रत्येक 15 डिग्री पर। यानी यहाँ से चले 15 डिग्री तो 1 घंटा बढ़ गया, फिर यहाँ से फिर 15 डिग्री चले फिर 1 घंटा बढ़ गया, फिर यहाँ से फिर 15 डिग्री चले तो फिर 1 घंटा बढ़ गया। इस प्रकार से हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे प्रश्न आए कि अगर ग्रीन मीन जो टाइम है
वो कितना है, उस पर कितना टाइम बचा है, 12 बज रहे हैं। तो पूर्व की ओर 60 डिग्री पर कितना बजेगा, तो हम इसमें कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो ये भी 60 डिग्री पर पूछा है और हमें पता है जीएमटी कितने पर होती है, 0 डिग्री पर। तो 0 से 60 डिग्री के बीच अंतर कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो 60 में हम 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60, 4 आएगा। तो हम इसमें यहाँ पर जितना टाइम दिया रखेगा उसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो टाइम दिया हुआ था 0 डिग्री से, हमने अंतर करके बताया है। अब प्रश्न ये आ जाए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि 2 बज रहे हैं तो 90 डिग्री पर कितना बजेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है, 60 डिग्री का अंतर है। 30 से 90 के बीच में 60 डिग्री का अंतर है। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60, तो 4 का अंतर आएगा। तो इस यहाँ पर जितना टाइम रहेगा उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पर 0 डिग्री पर दिया हुआ है टाइम, कितना हो रहा है, जीएमटी कितना है, 12 बज रहे हैं। ग्रीनविच मीन टाइम कितना है, 12। वहीं अगर हम पूछ ले कि भारतीय मानक समय कितना होगा, तो हमको पता है कि भारतीय मानक जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है। कितने पर, 82.5 डिग्री पर। तो 0 से 82.5 डिग्री के बीच कितनी डिग्री का अंतर, 82.5 डिग्री का। तो 82.5 डिग्री में हम 15 का भाग देंगे, या फिर हम इसको हम मिनट के हिसाब से कर लेंगे। यानी इस डिग्री को पहले, इस डिग्री में हमने पता है कि एक डिग्री में कितनी मिनट होती है, 4 मिनट होती है। देखिए यहाँ पर देखना, 1 डिग्री में 4 मिनट होती है। तो 82.5 डिग्री में टोटल मिनट हो जाएगी 330। कैसे, 82 को 4 से मल्टीप्लाई किया 328 मिनट, और जो आधा बच गया उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 2 मिनट। तो टोटल जो मिनट आती है 330 मिनट आती है मिनट के रूप में, मिनट के रूप में। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 का भाग देंगे। जब इसमें 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। ठीक है, तो ये भारतीय मानक समय इस प्रकार से निकाल लेंगे अपन। इस प्रकार से एक प्रश्न और देख लेते हैं। जीएमटी पर यदि 12 बज रहे हैं तो 74 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, ये पश्चिम की ओर पूछा है। तो आपको पता है पश्चिम की ओर करेंगे तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है पश्चिम की ओर। तो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। तो 74 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी मिनट आती है उस मिनट को इसमें हम उतने मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, और घंटे को फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, निकाल लेना इसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं भारत का मैप। भारत में इनकी स्थिति देखते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो भारत में अक्षांश स्थिति क्या होती है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, वहीं देशांतर की बात करें तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। चलिए अब इनमें स्थान देखते, बिल्कुल उत्तर में है इंद्राकोल जो लद्दाख में पड़ता है, और दक्षिण में है कन्याकुमारी या कैमोरिन बोलते हैं इसको। वहीं पश्चिम में गोहर माता सर क्रीक जो गुजरात में पड़ता है, और पूर्वी जो हिस्सा है उसमें पड़ता है बलांगू की वेतु जो अरुणाचल प्रदेश का भाग है। ठीक है, तो इनको याद रख लेना, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कौन कौन से हैं। अच्छा, तो उत्तर से दक्षिण की यदि हम लंबाई की बात करें तो कितनी है, 32-14 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम की बात करें तो कितनी है, 29-33 किलोमीटर। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर देखा है कि इसका उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल। इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है कि इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल, और साथ में ऑप्शन में ये भी रहता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु।
तो वो इंदिरा कॉल तो क्या हो गया, बिल्कुल उत्तर का भाग हो गया। अच्छा, और जो दक्षिण का भाग हो गया वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। देखिए जो मुख्य भूमि है, इंडिया की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम भाग तो है कन्याकुमारी। वहीं यदि हम अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उनके हिसाब से यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की अगर जो दक्षिणतम बिंदु देखते हैं तो वो देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट, या हम इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ठीक है, और ये कितना डिग्री अक्षांश पर होता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। चलिए आकृति देखते हैं तो कैसी होती है चतुष्कोणीय, और इनकी लंबाई का अंतर देखें तो 32-14 और 29-33 में अंतर कितना आ जाएगा, 281 का। ठीक हो गया क्लियर यहां से। इसके आगे हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनका क्रम भी इसी प्रकार से है, तो इनका क्रम भी याद रखना है आपको। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी, वहीं कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई हमें एमपी में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। राजस्थान की केवल ये डूंगरपुर और गुजरात से निकलती है। चलिए कर्क रेखा के हम नजदीकी शहर की बात करें तो कौन कौन से शहर देखने को मिलेंगे, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। इसको ट्रिक्स याद कर सकते हैं, गरबा। तो कर्क रेखा के नजदीकी शहर हो गए, और रांची एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है रांची। मैप में देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए तो कर्क रेखा गुजर रही है 8 राज्यों से, गुजरात, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। और ये भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा दोनों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टकराती है, यानी कटाव जो बिंदु इन दोनों का कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का। अच्छा, तो देखिए ये भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दो ऐसे राज्य जिनमें ये दोनों ही होती है। जैसे छत्तीसगढ़ तो हो गया जिससे आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी, और एक एमपी हो गया, एमपी से यहाँ से कर्क रेखा भी गुजर रही है और यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा। तो 2 राज्य ऐसे हो गए जिनसे ये दोनों ही निकलती है। अच्छा, और ये जो आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा है वो ये एमपी में सबसे छोटी सीमा बनाती है, मतलब जो सबसे कम लंबाई आईएसटी की वो इस एमपी में ही है, और सबसे अधिक लंबाई जो है इसकी वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों कर्क रेखा और आईएसटी रेखा दोनों गुजरती है। कर्क रेखा और आईएसटी का कटे बिंदु छत्तीसगढ़ हो गया, और आईएसटी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम लंबाई कहाँ हो जाएगी, एमपी में। इसके बाद हम देखते हैं इसके आंतरिक राज्य। तो जो सीमावर्ती नहीं है, अंदर आंतरिक राज्य है, तो वो आंतरिक राज्य कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% देखने को मिलता है। और क्षेत्रफल के आधार पर स्थान की बात करें तो कितना है, कौन सा है, 7वां स्थान है। अच्छा, इसका 7वां स्थान है तो पहला कौन पड़ता है, तो देखिए विश्व के 7 बड़े देश देखते हैं, यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं। तो 8 देश कौन से विश्व के बड़े देश,
रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, तो अभी मैंने ये ट्रिक लिखी है रुक सीए बाबा, और आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रुक रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, पहले क्या आएगा ब्राजील, फिर क्या है इसमें भारत, और ए से क्या होगा पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर अर्जेंटीना। ठीक है, आ पहले आएगा ऑस्ट्रेलिया और ए अर्जेंटीना बाद में, और ये सी ए में चीन अमेरिका है। अच्छा, सबसे छोटे देश की बात करें तो वेटिकन सिटी, मोनेको, नोरू और तुवालू। वेटिकन सिटी और मोनेको यूरोप महासागर में पड़ते हैं, वहीं नोरू और तुवालू जो है प्रशांत महासागर में आते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी सीमा की। तो समुद्री सीमा की बात करें तो कितनी 7516.6 किलोमीटर। वहीं स्थलीय सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर, और इन दोनों का टोटल कितना है 22716.6 किलोमीटर। तो टोटल सीमा तो हो जाएगी 22716.6 किलोमीटर। इसमें से समुद्र जो तट सीमा बनाती है वो 7516.6 किलोमीटर, और वहीं स्थलीय सीमा बनाती है 15200 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं मैप में कि ये जो है यहाँ से गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात से लेके यहाँ इस तरीके से घूमकर इस तरीके से यहाँ हम आएंगे, तो ये जो सीमा बनाती है यहाँ तक की जो सीमा होती है वो स्थलीय सीमा होती है, जो कितनी है 15200 किलोमीटर। और नीचे ये जो यहाँ से जो है ये जो तट सीमा है, ये सीमा है कितनी 7516 किलोमीटर। अच्छा, तट पर हम भौतिक प्रदेश पढ़े, वहां भी देखे थे कि पश्चिमी हिस्से पर, पश्चिमी तट पर 5 राज्य देखने को मिलता है, वहीं पूर्वी तट पर हमें 4 राज्य मिलते जो सीमा बनाते पूर्वी तट की। तो 5 राज्य कौन कौन से हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। वहीं पूर्वी तट पर 4 राज्य कौन से हो गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पूर्वी तट के 4 वो हो गए 4 राज्य। टोटल 9 राज्य हो गए, टोटल तट सीमा बनाने वाले 9 राज्य हो गए, और इनकी लंबाई हमने स्टार्टिंग में देख ली कितनी है 6100 किलोमीटर। ये तट की सीमा की बताई हुई है 6100 किलोमीटर, और यदि हम द्वीपों को भी इसमें जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। अच्छा, इनका जो क्रम है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो तटवर्ती सीमा है वो सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी सीमा बनाता है गुजरात, उससे कम आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। गोवा सबसे छोटी सीमा बनाता है और गुजरात की सबसे बड़ी है। वहीं पूर्वी तट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी किसकी है, आंध्र प्रदेश की। इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप, गेट GAT गेट, MKOK PG। एक बार याद करेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर ये याद रह जाएगी, गेट MKOK PG। और सबसे बड़ी किसकी, गुजरात की, सबसे छोटी किसकी है, गोवा की। वहीं पूर्व तट के हिसाब से देखें सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की। ये हमने देख लिया, समुद्री और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा कौन बनाता है, गुजरात भी और पश्चिम बंगाल भी। देखिए यहाँ पर जो गुजरात है वो स्थलीय सीमा भी बना रहा है और यहाँ से समुद्री सीमा भी बना रहा है। वहीं ये पश्चिम बंगाल है, ये समुद्री सीमा बनाता है, ठीक है, और यहाँ पर स्थलीय सीमा भी बना रहा है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है,
राजस्थान की। सबसे छोटी है नागालैंड की। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है लद्दाख, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली। ठीक है, सबसे छोटा की बात करें, चाहे जनसंख्या के हिसाब से बात करें, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 7 देशों से, जो भारत है वो 7 अन्य देशों से सीमा लगाता है। और वो 7 अन्य देश कौन कौन से हैं? इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं बचपन में MBA किया। ठीक है, बचपन में MBA किया, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो B से बांग्लादेश, C से क्या हो जाएगा? चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, जो बांग्लादेश है उसकी जो सीमा है, बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा बनाता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और जो ये बांग्लादेश है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर है, और ये हैं भी भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। अभी हम देख लेंगे इन सबको। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर, ये भी 5 राज्यों के साथ। नेपाल 1751 किलोमीटर, 5 राज्यों के साथ। वहीं म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर, 4 राज्य। और भूटान 699 किलोमीटर के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा है कितनी? 106 किलोमीटर, सबसे कम है अफगानिस्तान की। और यहाँ पर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश की कितनी है? 4096। ये क्रम भी याद कर लेना। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 7 राज्यों के साथ सीमा बनाने का क्रम है, और लंबाई के हिसाब से ये क्रम है। ठीक है, सबसे लंबी बनाती बांग्लादेश, उससे कम बनाती चीन, फिर पाकिस्तान। ये इसका क्रम अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा पाकिस्तान, तो सबसे पहले हम यहाँ पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण के ये जो क्रम है इनको देख ले। लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है पाकिस्तान। इसके बाद हम देखते हैं चीन। चीन जो है वह भी 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं वो राज्य? यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और इधर सिक्किम हो जाएगा, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 राज्यों के साथ चीन सीमा बनाता है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल यहाँ 5 राज्यों के साथ सीमा लगाएगा। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है नेपाल। वहीं भूटान की बात करें तो 4 राज्यों के साथ। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप, और वैसे भी आपको ये याद रह जाएगा कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 राज्य जिनके साथ भूटान सीमा लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं म्यांमार। म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ लगाता है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अरुणा मामी, अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा लगाता है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा लगाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद असम है। असम यहाँ पर 2 बार सीमा लगा रहा है बांग्लादेश के साथ। एक बार यहाँ से सीमा लगाता है, फिर यहाँ से लगाता है। तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा लगाता है।
इसके बाद अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान की ही सीमा को देखेंगे। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा लगाता है वो इस सीमा का निर्धारण 1947 में जो सर साइरिल जो रेड क्लिफ है उन्होंने निर्धारण किया था। इस वजह से इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया। और ये 5 राज्य हैं उत्तर से दक्षिण तक जो हमने देख ली मैप में, जिनके साथ ये सीमा लगाता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर। इसके लिए एक योजना आई थी, माउंटबेटन योजना। कब आई? 3 जून 1947 को। इम्पोर्टेंट डेट है, कब आई? 3 जून 1947 को। भारत पाक विभाजन से संबंधित थी ये माउंटबेटन योजना। और इसको हमने थर्ड जून प्लान नाम दे दिया। ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें की बात हो रही थी इसमें। तो देशी रियासत कितनी थी उस समय? 562 थी, जिनको ये अधिकार दिया गया था कि या तो वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रहे। तो वहाँ उस समय स्वतंत्र रहने वाली कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके देखते हैं पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। और इस समय यहाँ पर एक सीमा रेखा थी, युद्धबंदी सीमा जिसको हम बोलते हैं, नियंत्रण सीमा रेखा LOC। इसके लिए शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रख लेना, 1972 में। कब हुआ? 1972 में। और इस समझौते में भारत की ओर से कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, ये पूछते शिमला समझौता के समय पाकिस्तान की ओर से कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। और भारत की ओर से इंदिरा गांधी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एक सियाचिन जो ग्लेशियर हम देखते हैं, उसमें भौतिक प्रदेश में पढ़ के भी आए थे हम कि एक कराकोरम श्रेणी है। यहाँ पर जो है नुब्रा नदी और ये सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पर देखने को मिलता है। उस सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी एक विवाद चल रहा है। और इसके लिए एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। और ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 में। ये डेट याद रख लेना। 1972 में कौन सा था? अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, और ऑपरेशन मेघदूत कब आया? 1984 में। सियाचिन पर पुनः नियंत्रण के लिए चलाया गया था। अच्छा, उसके बाद यहीं पर हमें सिंधु नदी जल विवाद भी देखने को मिलता है। अब ये सिंधु जो तंत्र हम पढ़ते हैं वो हमने वहाँ पर देख लिया था, फिर एक बार देख लेते हैं। सिंधु जो तंत्र है, नदी तंत्र है, उसमें ये जो नदियाँ देखने को मिलती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां हैं यहाँ पर। इनको लेकर विवाद चल रहा था पाकिस्तान और भारत में जल के बंटवारे को लेकर। ठीक है, इसके जल बंटवारे को लेकर चल रहा था। और इसके लिए सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ? 1960 में। इस समय भारत की ओर से नेहरू जी थे और यहाँ जनरल अयूब खान थे। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि जो ये नदियां थी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो शुरू की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें भारत को जो पानी मिलेगा वो सिर्फ 20% ही मिलेगा। वहीं रावी, व्यास, सतलज पर जो इसका अधिकार रहेगा वो 80% तक रहेगा। अब जैसे यहाँ पर भारत को 20% है तो बाकी जो 80% हो किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के पास। और यहाँ बाकी जो 20% है वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के पास जाएगा। तो इस तरीके से ये समझौते के तहत ये निर्धारण किया गया। उसके बाद कुछ विवादित परियोजनाएं आती है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं तुलबुल परियोजना। किस नदी पर है ये? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर चलाई गई। वहीं दुलहस्ती, बगलिहार और सलल परियोजना तीनों ही चिनाब नदी पर। इनका नाम याद रखना आपको, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलल परियोजना, तीनों ही चिनाब नदी पर। इसके बाद हम देखते हैं नीमो बजागो परियोजना सिंधु नदी पर और किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर। तो ये कुछ परियोजनाएं चलाई गई थी जिनके एग्जाम प्रश्न आते हैं। कौन सी परियोजना किस नदी पर है, तो इनको याद रखना।
इसके आगे हम देखते हैं भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा। यह हम बोल सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा, दोनों ही सीमा को डूरंड रेखा नाम दिया सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा। 19 अगस्त 2019 को इसकी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2019 में। भारत अफगानिस्तान के मध्य जो सर्वाधिक व्यापार होता है वो इस चाबाहार बंदरगाह के द्वारा होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापार होता है वो चाबाहार बंदरगाह के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत और चीन की सीमा। भारत चीन की सीमा मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। और इसमें हमने देखे थे 5 राज्य आते हैं जिनकी जो पश्चिम की ओर है सीमा बनाने वाले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड थे। वहीं मध्य में सिक्किम सीमा बनाता है और वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। तो चीन जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच भी कुछ विवाद चल रही है चीन को लेकर। इसमें 1954 को पंचशील समझौता हुआ, यहाँ पर भारत की ओर से कौन थे, नेहरू, और यहाँ चीन की ओर से कौन था, चाउ एन लाई। नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य पंचशील समझौता हुआ। कब हुआ, 1954 में। पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में। ठीक है, इसमें क्या चीज का निर्धारण किया गया, इसको कि संप्रभुता को बनाए रखेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, सीमा पर अतिक्रमण नहीं होगा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे और आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये निर्धारण किया गया इस समझौते के बाद। स्टेपल वीजा, ये वीजा दिया जाता था, कौन देगा, चीन द्वारा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दिया जाने वाला वीजा था ये स्टेपल वीजा, जो कौन देता था, चीन देता था। इसके आगे हम देखते हैं भारत और नेपाल की सीमा। तो इसके बीच की कोई सीमा का मतलब इस प्रकार से नाम नहीं रखा गया, जैसे भाई उसके लिए रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड रेखा, इस तरीके से नाम रखा गया था। इनके बीच ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं थी। बस यहाँ पर ये बता दिया कि यहाँ पर ये जो काली नदी और यहाँ पर कौन सी है, मैची नदी, काली और मैची नदी के जो बीच का जो है वो क्या हो जाएगा, नेपाल का एरिया हो जाएगा। और नेपाल ब्रिटिश सरकार के मध्य सुगौली संधि हुई थी इसके लिए। कौन सी संधि है, सुगौली संधि। और यहीं पर हम देखते हैं काली नदी के पास क्या है, एक लिपुलेख दर्रा है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा देखने को मिलता है, जो लिपुलेख काला पानी विवाद के लिए जाना जाता है। ये हमने वहां भी पढ़ लिया था, भौतिक प्रदेश में भी, इसको देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश सीमा क्या है, वही ये जो बांग्लादेश है पूरी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वही रेखा का नाम वही रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच थी। अच्छा, 3 बिघा जो गलियारा है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच है। वही जीरो रेखा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा कहलाती है जीरो रेखा। अच्छा, 5 राज्यों की सीमा है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल जिसके साथ 3 बिघा गलियारा बनाता है। असम 2 बार सीमा बनाता है। मेघालय, असम, त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा जो राज्य है वो त्रिपुरा है और वो है मिजोरम। तो ये 5 राज्य, ये असम जो है 2 बार सीमा बना रहा है और जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। इसके बाद हम देखते हैं चमका शरणार्थी समस्या जो बांग्लादेश से संबंधित है। और इस भारत म्यांमार सीमा की बात करें तो ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला की आ जाती है। यहाँ पर ये अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है वो इसके बीच सीमा का कार्य करती है। और इसमें हमने देख लिया था ये 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। अरुणा मामी हमने टिक देखी थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और जो रोहिंग्या शरणार्थी समस्या है वो म्यांमार से संबंधित है।